मेरा नाम है शाइना और आप हैं आई लव हिंदी पे। डालिए। इकाई 4 हिंदी कहानी का उद्भव। इकाई की रूपरेखा 4.0 उद्देश्य 4.1 प्रस्तावना 4.2 पृष्ठभूमि मध्यकाल में गद्यकथा का विकास 4.3 हिंदी कहानी के उद्भव के कारण या परिस्थितियां 4.4 हिंदी कहानी के उद्भव में गद्य के विकास की भूमिका 4.5 हिंदी गद्य कथा और उसके विकास में पाठक वर्ग की भूमिका 4 मई 2001 हिंदी गद्य के विकास में मुद्रण यंत्र की भूमिका 4 मई 2002 पाठक वर्ग के विकास में शिक्षा की भूमिका 4 मई 2003 अदालती भाषा के रूप में हिंदी 4 मई 2004 हिंदी समाचार पत्र और पाठक 4 मई 2005 19वीं शताब्दी में हिंदी कथा पुस्तकों का प्रकाशन 4.6 कहानी के विकास में पत्र-पत्रिकाओं की भूमिका 4 जून 2001 हिंदी कहानी और सरस्वती 4 जून 2002 हिंदी में छोटी कहानी का उद्भव और प्रारंभिक रूप 4.7 सारांश अभ्यास 4.0 उद्देश्य एमए हिंदी के द्वितीय वर्ष के कहानी से संबंधित मॉड्यूल के पाठ्यक्रम कहानी स्वरूप और विकास से संबंधित प्रथम खंड कहानी के सिद्धांत और स्वरूप एक की यह चौथी इकाई है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप मध्यकाल में हिंदी गद्य कथा के विकास की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे बता सकेंगी। हिंदी कहानी के उद्भव के कारणों या परिस्थितियों से अवगत हो सकेंगे। कहानी के उद्भव में गद्य के विकास की भूमिका से परिचित हो सकेंगे बता सकेंगी। कहानी के विकास में पाठक वर्ग की भूमिका से अवगत हो सकेंगी। हिंदी गद्य के विकास में मुद्रण यंत्र की भूमिका से परिचित हो सकेंगी। पाठक वर्ग के विकास में शिक्षा की भूमिका की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे बता सकेंगी। अदालती भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग से उसके विकास की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे बता सकेंगी। हिंदी समाचार पत्र और पाठक वर्ग के संबंध की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे बता सकेंगी। 4 एक प्रस्तावना प्रस्तुत इकाई से हम इस पाठ्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मध्यकाल में गद्यकथा की स्थिति पर विचार करेंगे। उसके बाद हिंदी कहानी के उद्भव के कारणों या परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा। लिखित कथा के विकास के लिए हिंदी गद्य का विकास जरूरी घटक था, जो औपनिवेशिक शासन और ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा हिंदुस्तानी गद्य के विकास की आवश्यकता, मुद्रण तकनीक के आगमन आदि के फलस्वरूप संभव हुआ। इसी प्रकार कथा साहित्य के विकास के लिए एक पाठक समूह की जरूरत थी, जो शिक्षा के विकास, सरकारी कार्यालयों और अदालतों में हिंदी के प्रवेश, हिंदी समाचार पत्रों के विकास, साहित्यिक पत्रिकाओं के प्रकाशन आदि के कारण अस्तित्व में आया। इन सारी परिस्थितियों के फलस्वरूप हिंदी में पहले उपन्यास का उद्भव हुआ। तत्पश्चात कहानी अस्तित्व में आई। हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका सरस्वती में आख्यायिका नाम से कहानियां प्रकाशित होनी शुरू हुईं। इस इकाई में हिंदी में कहानी के उद्भव और विकास के आरंभिक दौर का परिचय दिया गया है। 4 2 पृष्ठभूमि मध्यकाल में गद्यकथा का विकास। इस खंड की पहली इकाई में आपने देखा है कि बाणभट्ट की कादंबरी और हर्षचरित ने संस्कृत गद्य कथा को एक नया रूप दिया था। उसके बाद दंडी ने अपनी रचना दशकुमार चरित द्वारा इस परंपरा को समृद्ध किया। पर बाणभट्ट और कादंबरी के बाद कथा रचना की यह परंपरा आगे नहीं बढ़ पाई। 10वीं सदी में धनपाल ने तिलकमंजरी के रूप में कादंबरी की परंपरा को जीवित करने का प्रयत्न तो किया, पर संरचना की दृष्टि से उसे भी कादंबरी का विकास नहीं कहा जा सकता। इसका सबसे बड़ा कारण कदाचित यह था कि इस समय तक आते आते संस्कृत केवल राजदरबारों और पंडितों की भाषा रह गई थी, और चूंकि 10वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे संस्कृत को राजाश्रय प्रदान करने वाले हिंदू राज्य समाप्त हो गए। इस कारण संस्कृत काव्य की परंपरा बहुत कमजोर हो गई।
संस्कृत के बाद फारसी केंद्रीय सत्ता में आ गई और काव्य रचना का माध्यम भी बनी। पर देश की आम जनता का लगाव न तो संस्कृत से था न फारसी से। इन्हीं परिस्थितियों में उत्तरी भारत की जनबोलियों साहित्य की भाषा बनी। उन्हें सूफियों और संतों भक्तों का आश्रय मिला और काव्य रचना का अभूतपूर्व विकास हुआ। इस विकास के मूल में उत्तर भारत की जनता का लोकाश्रय था। पर गद्य के विकास के लिए जिस राजाश्रय की अपेक्षा होती है, उससे ये जनभाषाएं लगभग 750 वर्षों तक वंचित रहीं। 18वीं शताब्दी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली में योगवाशिष्ठ, वैताल पंचविंशति और सिंहासन वात्रिंशति आदि संस्कृत गद्य कथा पुस्तकों के रूपांतर हुए और उनका लोक में प्रचार भी बहुत हुआ। पर कोई मौलिक गद्य कथा पुस्तक ब्रजभाषा या हिंदी की किसी दूसरी घटक भाषा में नहीं लिखी गई। कुछ कथा पुस्तकें, जैसे 10 अवतार भाषा 1744, पद्मपुराण का भाषानुवाद 1761, किस्सा चहार दरवेश का अनुवाद नौतरजे मुरस्सा 1798 आदि इस काल में लोकप्रिय हुई थी। 19वीं शताब्दी के पूर्व खड़ी बोली हिंदी हिंदवी में केवल 2 मौलिक गद्य कथा पुस्तकें, मुल्ला वजही कृत सबरस 1636 और सैयद इंशा अल्लाह खां कृत रानी केतकी की कहानी 1800 उपलब्ध होती हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऐतिहासिक कारणों से खड़ी बोली के आधार पर विकसित हिंदी गद्य का विकास हुआ और उसके साथ ही गद्य कथा भी नए अंदाज में प्रकट हुई। इसी ने उपन्यास और बाद में कहानी का भी रूप ग्रहण किया। 4. 3 हिंदी कहानी के उद्भव के कारण या परिस्थितियां यह तो आप जानती बटा जानते ही हैं। प्रत्येक परिघटना में कार्य कारण संबंध होता है। बिना कारण के कोई भी कार्य प्रकट नहीं होता। 20वीं सदी के प्रथम दशक में हिंदी में कहानी जैसी विधा का उद्भव और विकास भी अकारण बिजली की चमक की तरह नहीं हो गया। इसके लिए लगभग 50 वर्षों से बादल इकट्ठे हो रहे थे, परिस्थितियां निर्मित हो रही थीं, जो पहले उपन्यास और फिर कहानी के उद्भव और विकास का कारण बनी। इन परिस्थितियों में हिंदी गद्य और उसके साथ साथ पाठक वर्ग का विकास प्रमुख था। हिंदी गद्य और पाठक वर्ग के निर्माण में मुद्रण तकनीक के आगमन, शिक्षा के प्रसार, अदालती भाषा के रूप में हिंदी की स्वीकृति, समकालीन आर्थिक स्थिति, हिंदी समाचार पत्रों के आगमन, तिलस्मी जासूसी कथा पुस्तकों के प्रकाशन आदि की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हिंदी में साहित्यिक पत्रिकाओं के आरंभ, बांग्ला में छोटो गल्प के उदय, सरस्वती आदि पत्रिकाओं के प्रकाशन से भी हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को गति मिली। आगे हम इन कारणों अथवा परिस्थितियों का विवेचन करेंगे। 4. कथा साहित्य के उद्भव में गद्य के विकास की भूमिका। हिंदी कथा साहित्य के उद्भव में गद्य के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्यकाल में हिंदी गद्य का विकास अवरुद्धप्राय रहा। इसका एक कारण, जैसा हम कह चुके हैं, हिंदी का राज्याश्रय से वंचित रहना है। दूसरा कारण मध्यकाल में मुद्रणयंत्र का प्रचलन में न आना भी है। यह बात ध्यान में रखने की है कि कहानी, जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, साहित्य की प्रमुख विधाओं में सबसे आधुनिक है। इसके पहले उपन्यास, नॉवेल का उदय हो चुका था। यह भी स्मरण रखने की बात है कि उपन्यास और कहानी एक ही प्रजाति की विधाएं हैं और इनके उद्भव और विकास की परिस्थितियों समान है। उपन्यास के उदय और विकास के लिए जो परिस्थितियां अपेक्षित थीं, वे 19वीं सदी के पहले अस्तित्व में नहीं आई थी। पाठक उपन्यास बटा कहानी की बुनियादी जरूरत है। इनकी प्रमुख पहचान पाठ्य होना ही है। यद्यपि कहानी विशेष अवसरों पर पढ़कर सुनाई भी जाती है, पर वह उसका स्वभाव नहीं है। इस अर्थ में वह परंपरागत कथा या कहानी से भिन्न है।
उपन्यास कहानी के उद्भव और विकास के लिए जरूरी बुनियादी संरचना के रूप में गद्य का विकास और मुद्रण यंत्र का आविष्कार आवश्यक था। यूरोप में 13वीं शताब्दी में मुद्रण यंत्र का आविष्कार हुआ, जिससे गद्य के विकास में अभूतपूर्व तेजी आई। सामंतवाद के स्थान पर पूंजीवाद के उदय का भी समय लगभग यही है। पूंजीवाद के साथ मध्यवर्ग का भी विकास हुआ, जिसने अपनी विशालता और बौद्धिक जागरूकता के कारण विशाल पाठक वर्ग का भी रूप ले लिया। 14वीं-15वीं शताब्दी में यूरोप में मध्यवर्गीय पाठक वर्ग पैदा हो गया था, जिसने वहां उपन्यास के उदय के लिए बुनियादी संरचना के निर्माण में योग दिया। फलस्वरूप 17वीं शताब्दी के पूर्व ही यूरोप में उपन्यास अस्तित्व में आ गया। 4. 5. हिंदी गद्य कथा और उसके विकास में पाठक वर्ग की भूमिका। यह तो आप जान ही बता चुकी हैं कि आरंभ में कथा सुनाने सुनने की चीज थी। जब कथा गद्य में लिखी जाने लगी तो वह श्रव्य के साथ साथ पाठ्य होने लगी। मुद्रणयंत्र के आगमन के बाद कथा श्रव्य कम और पाठ्य अधिक होने लगी। मुद्रण तकनीक के विकास के चलते पुस्तकें सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने लगी, तो कथा अधिकतर पाठ्य ही हो चली। शिक्षा के प्रसार, हिंदी के प्रचार प्रसार के प्रति आई जागरूकता, अदालतों में हिंदी के प्रवेश, पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन आदि से पाठकवर्ग का प्रसार होने लगा। भारत में इस प्रकार की परिस्थितियां औपनिवेशिक शासन के बाद निर्मित हुईं। 19वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर लगभग आगामी 7 दशकों तक हिंदी पाठकवर्ग के निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी रही और उपन्यास एक विधा के रूप में लगातार दस्तक देता रहा। आलंकारिक भाषा में यह भी कहा जा सकता है कि वह लगभग 70 वर्ष तक परिस्थितियों के गर्भ में कुलबुलाता रहा और 1870 में देवरानी जेठानी की कहानी के रूप में प्रकट हुआ। इसके लगभग 15 वर्ष पूर्व बांग्ला और मराठी में उपन्यास का जन्म हो चुका था। बांग्ला और हिंदी में उसे उपन्यास, उर्दू में नावल, मराठी में कादंबरी तथा गुजराती में नवल कथा की संज्ञा प्राप्त हुई। कहानी लेखन का आरंभ पहले बांग्ला में छोटो गल्प के नाम से हुआ। वस्तुतः यह नाम अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी का ही रूपांतर था। हिंदी में कहानी का आरंभ आख्यायिका नाम से हुआ, पर बाद में उसके लिए कहानी पद ही स्वीकृत हुआ। कथा के उपन्यास कहानी में रूपांतरण की कतिपय अनिवार्य शर्तों में इसका लिखित गद्य कथा होना जरूरी था। हिंदी क्षेत्र में मौखिक गद्य कथा का अस्तित्व तो सदियों से था, पर लिखित रूप में उसका प्रचलन बहुत कम था। ब्रजभाषा, हिंदी, हिंदवी और राजस्थानी में लिखित गद्य कथाओं की एक क्षीण सी परंपरा अवश्य विद्यमान थी, पर उसका संबंध भी पाठक से उतना नहीं था जितना श्रोता से। जैसा पहले कहा जा चुका है, श्रोता के पाठक बनने की प्रमुख शर्त व्यक्ति का पठनयोग्यता से संपन्न होना है। मुद्रित पुस्तकों की उपलब्धता भी पाठक समूह के निर्माण से अनिवार्यतः जुड़ी हुई है। ये सारी परिस्थितियां 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत में, विशेषतः हिंदी क्षेत्र में, नहीं थी। यद्यपि अंग्रेजों के शासन के पूर्व हिंदी क्षेत्र में शिक्षा का अभाव न था, पर इस शिक्षा में माध्यम या विषय के रूप में हिंदी का स्थान नगण्य था। सरकारी कामकाज की भाषा फारसी थी, अतः जीविका के लिए लोग फारसी भाषा और लिपि की शिक्षा को ही महत्व देते थे। धर्म भावना और उसकी जरूरतों के कारण देवनागरी जीवित तो थी, पर व्यावहारिक जीवन में उसका कोई महत्व न था। कथाएं मनोरंजन या शिक्षा के लिए सुनी सुनाई जाती थी। सामान्य आदमी इतना सक्षम नहीं था कि हस्तलिखित कथा पुस्तकें उसे सुलभ होती। बैताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी, सबरस आदि 17वीं शताब्दी में लिखी जा चुकी थी, पर उन तक बहुत कम लोगों की पहुंच थी। वे राजाओं, नवाबों या बहुत से बहुत बड़े जमींदारों की हवेलियों तक ही पहुंच पाती थी।
सामान्य आदमी तो उन्हें सुनता ही था, भले ही सामूहिक रूप से कोई कथावाचक उन पोथियों को पढ़कर सुनाता हो। 4 मई 2001 हिंदी गद्य के विकास में मुद्रण यंत्र की भूमिका। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार 1667 ई में रोम से प्रकाशित अथानासी किरचेरी कृत चाइना इलस्ट्रेटा नामक लैटिन किताब सर्वप्रथम देवनागरी लिपि में मुद्रित हुई थी। 1745 से 58 ई के बीच शूल्स का बाइबिल का हिंदी अनुवाद हाल हल्ले में छपा था, पर हिंदी में पुस्तकों के मुद्रण का वास्तविक आरंभ 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में हुआ। 19वीं सदी के आरंभ में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता में अंग्रेजी पदाधिकारियों को हिंदुस्तानी और हिंदी की शिक्षा देने की योजना का आरंभ हुआ। इसके लिए पुस्तकों की जरूरत थी। बाद में प्राथमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी ज्ञान की पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज में यद्यपि हिंदी की अपेक्षा हिंदुस्तानी या उर्दू को वरीयता मिली हुई थी, पर हिंदुस्तानी की पुस्तकें देवनागरी में भी मुद्रित होती थी। कॉलेज के पाठ्यक्रम की पुस्तकें मुद्रित करने के लिए गिलक्राइस्ट का हिंदुस्तानी प्रेस तो था ही, अन्य निजी नागरी मुद्रणालयों से भी सहायता ली जाती थी। इस प्रकार फोर्ट विलियम कॉलेज से नागरी मुद्रण को बहुत प्रोत्साहन मिला। स्कूल बुक सोसाइटियों के लिए छपने वाली पुस्तकों के मुद्रण से भी नागरी मुद्रण के प्रसार को बल मिला। 1810 ई में अथवा उसके कुछ पूर्व लल्लूलाल जी ने कलकत्ता में संस्कृत प्रेस की स्थापना की थी, जहां से 1810 ई में प्रेम सागर, 1811 ई में ब्रजभाषा व्याकरण और 1817 ई में माधव विलास नामक पुस्तकें छपी थी। इन पुस्तकों के अतिरिक्त लल्लूलाल जी ने तुलसीदास, बिहारी, नरोत्तम दास, ब्रजवासी दास आदि की पुस्तकें भी पहली बार छापी थी। सन 1818 में श्रीरामपुर के मिशनरियों का बैप्टिस्ट मिशन प्रेस कलकत्ता में स्थापित हुआ, जहां से स्कूल बुक सोसाइटी के लिए हिंदी में 50 पुस्तकें छपीं। 1825 तक कलकत्ता में स्कूल बुक सोसाइटी का अपना प्रेस भी खुल चुका था। 1827 में अथवा उसके कुछ पूर्व कलकत्ता में द एजुकेशन प्रेस की स्थापना हुई थी। सन 1832 के आसपास हिंदी क्षेत्र में बनारस टकसाल प्रेस और कानपुर लीथो प्रेस से रामचरित मानस के प्रकाशित होने का पता चलता है। सन 1834 से 1856 के बीच कलकत्ता, लुधियाना, आगरा, मिर्जापुर, सिकंदरा, बनारस, इलाहाबाद आदि शहरों में दशाधिक प्रेस स्थापित हुए थे। 19वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदी मुद्रणालयों और उनमें प्रकाशित पुस्तकों पर सरसरी नज़र डालने से स्पष्ट हो जाता है कि इस काल के मुद्रणालयों की स्थापना सामान्य हिंदी पाठकों की मांग पर नहीं हुई थी। वस्तुतः इस काल में हिंदी पाठक वर्ग अस्तित्व में आया ही नहीं था। ये प्रेस मुख्यतः ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार के निमित्त खुले थे। ईसाई पादरी भारतीयों में अपने धर्म ग्रंथ बाइबिल का प्रचार करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने भारत की प्रायः सभी भाषाओं में टाइप तैयार करने तथा प्रेस खोलने के प्रयत्न किए थे। 1885 के पूर्व के अधिकांश हिंदी मुद्रणालय ईसाई मिशनरियों द्वारा ही स्थापित किए गए थे। इस काल में प्रेस खोलने वालों का ध्यान सामान्य हिंदी पाठकों की तरफ बिल्कुल ही न गया हो, ऐसी बात नहीं। लल्लूलाल जी ने अपने मुद्रणालय से तुलसी, बिहारी, नरोत्तम दास, ब्रजवासी दास आदि के काव्य ग्रंथ छापे थे तथा 1832 के लगभग बनारस और कानपुर से रामचरित मानस का मुद्रण हुआ था। 1846 में कलकत्ता के काश्मीरी यंत्रालय से कहानी रानी केतकी की छपी थी। इससे काफी पहले किसी मुंशी हरिराम पंडित ने रानी केतकी की कहानी देवनागरी लिपि में छापी थी।
इन प्रकाशनों के फलस्वरूप हिंदी के श्रोता समुदाय के पाठक समुदाय में रूपांतरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। 1885 के बाद ईसाई धर्म प्रचारकों की प्रतिक्रिया में हिंदुओं की तरफ से भी धर्म प्रचार के आंदोलन शुरू हुए, जिसके फलस्वरूप नागरी मुद्रण को बहुत प्रोत्साहन मिला। स्कूली किताबें छापने के लिए भी नागरी मुद्रणालय खुलते रहे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि सामान्य पाठकों की रुचि की पुस्तकें छापने के लिए व्यावसायिक स्तर पर प्रेसों की स्थापना हुई। इनमें सबसे बड़ा और साधन संपन्न प्रेस नवल किशोर प्रेस, लखनऊ 1858 ई था, जिसने फारसी और देवनागरी दोनों लिपियों में उर्दू दास्तान की बड़ी बड़ी पुस्तकों के अतिरिक्त संस्कृत पुराणों के हिंदी उर्दू अनुवाद भी प्रकाशित किए। चूंकि इस काल का हिंदू मध्यवर्ग अधिकतर उर्दू फारसी पढ़ता था, अतः उसे श्रोता से पाठक बनाने में नवल किशोर प्रेस से छपे पुराणों और उर्दू दास्तान की पुस्तकों ने क्रांतिकारी भूमिका अदा की। नवल किशोर प्रेस से ही प्रेरणा प्राप्त कर 1859 ई से 1870 ई के बीच बनारस, मथुरा, आगरा, फतेहगढ़ तथा कलकत्ता में दशाधिक हिंदी मुद्रणालय स्थापित हुए। 4 मई 2002 पाठक वर्ग के विकास में शिक्षा की भूमिका जैसा कहा जा चुका है। पाठक वर्ग के निर्माण के लिए शिक्षा मूलभूत आधार है। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना के पूर्व शिक्षाशास्त्रियों के अनुसार सभी स्तर की हिंदू और मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं का जाल फैला हुआ था। जहां तक भाषा का संबंध है, उत्तर भारत में हिंदी और फारसी की शिक्षा देने वाले स्कूलों की अधिकता थी। पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन ने देशी पद्धति के इन स्कूलों को प्रायः नष्ट कर दिया। कंपनी शासन ने कभी भी भारतीयों की शिक्षा के प्रति उत्साह नहीं दिखाया। 1823 तक शिक्षा के विकास के संबंध में कोई भी ठोस कार्य नहीं हुआ। 1822 से 33 की अवधि में कंपनी के उत्तरदायी पदाधिकारियों के जोर देने पर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विकास हुआ, पर प्राथमिक शिक्षा या जन शिक्षा की बिल्कुल ही उपेक्षा होती रही। इस कारण जनता में निरक्षरता की मात्रा दिनोंदिन बढ़ती ही गई। सरकार की तुलना में ईसाई मिशनरियों ने इस अवधि में जन शिक्षा के विकास की दिशा में अधिक प्रयत्न किए, पर उनका कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से अहिंदी भाषी क्षेत्र था। फिर भी 1813 से 31 में आगरा, मेरठ, बनारस, आजमगढ़ और जौनपुर में ईसाई मिशनरियों ने अपने प्रचार केंद्र स्थापित किए और इन स्थानों पर उन्होंने स्कूल खोले। इन धर्म प्रचारकों ने आधुनिक भारतीय भाषाओं को महत्व दिया, क्योंकि ये निम्नस्तरीय समाज के बीच काम करते थे, जो अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त और कोई भाषा नहीं जानता था। 1833 के चार्टर एक्ट से भाषा के संबंध में कंपनी शासन की नीयत साफ हो गई। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज और शिक्षा में अंग्रेजी का एकाधिपत्य स्थापित करना था। 1835 के संकल्प में विलियम बेंटिक ने मैकॉले के सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार क्षेत्रीय भाषाओं के विकास का मार्ग अनिश्चित काल के लिए अवरुद्ध हो गया। मैकाले की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का कार्य तेजी से बढ़ा। यद्यपि इन स्कूलों में देशी भाषा की पढ़ाई की व्यवस्था थी, पर वह नाम मात्र की और केवल दिखाने के लिए थी। लगभग इसी समय हिंदी के दुर्भाग्य से 1837 में अदालती भाषा संबंधी अधिनियम स्वीकृत हुआ, जिससे अदालतों में उर्दू का धीरे धीरे एकाधिपत्य स्थापित हो गया। मुस्लिम समुदाय का प्रभावशाली वर्ग इस बात की भी कोशिश करता रहा कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान न मिले। अंग्रेज पदाधिकारियों की साठगांठ से इसमें उन्हें सफलता भी मिल गई। इसका परिणाम यह हुआ कि 1885 तक आते आते हिंदी में शिक्षा प्राप्त करने वाले युवकों की संख्या नगण्य हो गई। इस स्थिति में हिंदी पाठकवर्ग की कोई कल्पना करना भी बहुत दूर की बात है।
प्रचार के आंदोलन शुरू हुए जिसके फलस्वरूप नागरी मुद्रण को बहुत प्रोत्साहन मिला। स्कूली किताबें छापने के लिए भी नागरी मुद्रणालय खुलते रहे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि सामान्य पाठकों की रुचि की पुस्तकें छापने के लिए व्यावसायिक स्तर पर प्रेसों की स्थापना हुई। इनमें सबसे बड़ा और साधन संपन्न प्रेस नवल किशोर प्रेस, लखनऊ 1858 ई था, जिसने फारसी और देवनागरी दोनों लिपियों में उर्दू दास्तान की बड़ी-बड़ी पुस्तकों के अतिरिक्त संस्कृत पुराणों के हिंदी उर्दू अनुवाद भी प्रकाशित किए। चूंकि इस काल का हिंदू मध्यवर्ग अधिकतर उर्दू फारसी पढ़ता था, अतः उसे श्रोता से पाठक बनाने में नवल किशोर प्रेस से छपे पुराणों और उर्दू दास्तान की पुस्तकों ने क्रांतिकारी भूमिका अदा की। नवल किशोर प्रेस से ही प्रेरणा प्राप्त कर 1859 ई से 1870 ई के बीच बनारस, मथुरा, आगरा, फतेहगढ़ तथा कलकत्ता में दशाधिक हिंदी मुद्रणालय स्थापित हुए। 4 मई 2002 पाठक वर्ग के विकास में शिक्षा की भूमिका जैसा कहा जा चुका है। पाठक वर्ग के निर्माण के लिए शिक्षा मूलभूत आधार है। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना के पूर्व शिक्षाशास्त्रियों के अनुसार सभी स्तर की हिंदू और मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं का जाल फैला हुआ था। जहां तक भाषा का संबंध है, उत्तर भारत में हिंदी और फारसी की शिक्षा देने वाले स्कूलों की अधिकता थी। पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन ने देशी पद्धति के इन स्कूलों को प्रायः नष्ट कर दिया। कंपनी शासन ने कभी भी भारतीयों की शिक्षा के प्रति उत्साह नहीं दिखाया। 1823 तक शिक्षा के विकास के संबंध में कोई भी ठोस कार्य नहीं हुआ। 1822 से 33 की अवधि में कंपनी के उत्तरदायी पदाधिकारियों के जोर देने पर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विकास हुआ, पर प्राथमिक शिक्षा या जन शिक्षा की बिल्कुल ही उपेक्षा होती रही। इस कारण जनता में निरक्षरता की मात्रा दिनोंदिन बढ़ती ही गई। सरकार की तुलना में ईसाई मिशनरियों ने इस अवधि में जनशिक्षा के विकास की दिशा में अधिक प्रयत्न किए, पर उनका कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से अहिंदी भाषी क्षेत्र था। फिर भी 1813 से 31 में आगरा, मेरठ, बनारस, आजमगढ़ और जौनपुर में ईसाई मिशनरियों ने अपने प्रचार केंद्र स्थापित किए और इन स्थानों पर उन्होंने स्कूल खोले। इन धर्म प्रचारकों ने आधुनिक भारतीय भाषाओं को महत्व दिया, क्योंकि ये निम्नस्तरीय समाज के बीच काम करते थे, जो अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त और कोई भाषा नहीं जानता था। 1833 के चार्टर एक्ट से भाषा के संबंध में कंपनी शासन की नीयत साफ हो गई। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज और शिक्षा में अंग्रेजी का एकाधिपत्य स्थापित करना था। 1835 के संकल्प में विलियम बेंटिक ने मैकॉले के सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार क्षेत्रीय भाषाओं के विकास का मार्ग अनिश्चित काल के लिए अवरुद्ध हो गया। मैकाले की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का कार्य तेजी से बढ़ा। यद्यपि इन स्कूलों में देशी भाषा की पढ़ाई की व्यवस्था थी, पर वह नाम मात्र की और केवल दिखाने के लिए थी। लगभग इसी समय हिंदी के दुर्भाग्य से 1837 में अदालती भाषा संबंधी अधिनियम स्वीकृत हुआ, जिससे अदालतों में उर्दू का धीरे धीरे एकाधिपत्य स्थापित हो गया। मुस्लिम समुदाय का प्रभावशाली वर्ग इस बात की भी कोशिश करता रहा कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान न मिले। अंग्रेज पदाधिकारियों की साठगांठ से इसमें उन्हें सफलता भी मिल गई। इसका परिणाम यह हुआ कि 1885 तक आते आते हिंदी में शिक्षा प्राप्त करने वाले युवकों की संख्या नगण्य हो गई। इस स्थिति में हिंदी पाठक वर्ग की कोई कल्पना करना भी बहुत दूर की बात है। धीरे धीरे गिलकाइस्ट तथा कंपनी के अधिकारियों को इस बात का बोध होने लगा कि हिंदुस्तानी या रेख्ता बिहार तथा अपर प्रोविंसेज के आम लोगों की भाषा नहीं है। पर 1815 तक कॉलेज में गिलक्राइस्ट की भाषा नीति का ही अनुकरण होता रहा।
बाद में विलियम प्राइस ने कॉलेज के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिलाने में सफलता प्राप्त की। पर उसी समय कॉलेज का अस्तित्व संकटग्रस्त हो गया और 1854 में वह बिल्कुल ही बंद कर दिया गया। फलतः हिंदी गद्य को फोर्ट विलियम कॉलेज का वह लाभ नहीं मिला जो उर्दू और बंगला को प्राप्त हुआ। जहां तक दफ्तरों की भाषा का प्रश्न है, 1836 में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी सरकारी भाषा घोषित की गई, पर साथ ही यह आदेश भी निकाला गया कि सभी अदालती काम देश की भाषाओं में हुआ करें। 1837 में अदालती भाषा संबंधी अधिनियम लागू होने पर हिंदी क्षेत्र की अदालती भाषा स्वीकृत की गई, पर मुसलमानों तथा हिंदू वकीलों और मुंशियों के निहित स्वार्थ तथा सरकार की उदासीनता के कारण बिहार तथा अपर प्रोविंसेज की अदालतों में उर्दू का एकाधिपत्य कायम हो गया। इसके पहले कम से कम नागरी लिपि का प्रयोग सरकारी कामों में होता था, पर इस अधिनियम के लागू होने के बाद अदालतों में नागरी लिपि बिल्कुल ही उपेक्षित होने लगी। सन 1837 अदालती भाषा के रूप में हिंदी 4 मई 2004 हिंदी समाचार पत्र और पाठक 4 मई 2005 19वीं शताब्दी में हिंदी कथा पुस्तकों का प्रकाशन 4.6 कहानी के विकास में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका 4 जून 2001 हिंदी कहानी और सरस्वती 4 जून 2002 हिंदी में छोटी कहानी का उद्भव और प्रारंभिक रूप 4.7 सारांश अभ्यास 4.0 उद्देश्य MA हिंदी के द्वितीय वर्ष के कहानी से संबंधित मॉड्यूल के पाठ्यक्रम कहानी स्वरूप और विकास से संबंधित प्रथम खंड कहानी के सिद्धांत और स्वरूप 1 की यह चौथी इकाई है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप मध्यकाल में हिंदी गद्य कथा के विकास की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, बता सकेंगी। हिंदी कहानी के उद्भव के कारणों या परिस्थितियों से अवगत हो सकेंगे। कहानी के उद्भव में गद्य के विकास की भूमिका से परिचित हो सकेंगे, बता सकेंगी। कहानी के विकास में पाठ हिंदी 4 मई 2004 हिंदी समाचार पत्र और पाठक 4 मई 2002 पाठक वर्ग के विकास में शिक्षा की भूमिका 4 मई 2000 मिका 4 मई 2000 भूमिका 4 मई 2002 पाठक वर्ग के विकास दिखाई दिया। 4 मई 2004 हिंदी समाचार पत्र और पाठक वर्ग 19वीं शताब्दी में उत्तरी भारत के आम जन की शैक्षिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए पाठक वर्ग की कल्पना करना कठिन है। इस बीच हिंदी में जो समाचार पत्र प्रकाशित हुए वे बहुत अल्पायु होते थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड पाठकों के अभाव में केवल 1.5 वर्ष चल पाया। इसके संपादक पंत जुगुल किशोर शुक्ल को इसे निकालने के लिए घोर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उदंत मार्तंड के बाद बंगदूत 1829 प्रकाशित होना शुरू हुआ, पर उसकी भी 11 से 12 संख्याएं ही प्रकाशित हो पाईं। इसके बाद 1845 तक हिंदी में कोई समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ। सन 1845 में शिव प्रसाद सितार हिंद के संरक्षण में बनारस अखबार 1846 में कलकत्ता से मार्तंड या इंडियन सन और ज्ञानदीप 1848 में इंदौर से मालवा अखबार 1849 में कलकत्ता से जगद्दीपक भास्कर आदि हिंदी समाचार पत्र स्वतंत्र रूप से अथवा अन्य कई भाषाओं के साथ प्रकाशित हुए, पर इनमें से कोई भी अधिक दिनों तक नहीं चल सका। इनकी तुलना में उर्दू पत्रों की स्थिति बेहतर थी, जिससे यह अनुमान करना निराधार न होगा कि उर्दू पाठक वर्ग, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल थे, हिंदी की तुलना में बड़ा था। सन 1885 के बाद हिंदी पत्रों के प्रसार में कुछ तेजी आती दिखाई देती है।
अगले 20 वर्षों में सामदंड मार्तंड, प्रजाहितैषी, धर्म प्रकाश, तत्वबोधिनी पत्रिका, सत्यदीपक आदि हिंदी पत्र प्रकाशित हुए। इस अवधि में सुधाकर, बुद्धिप्रकाश, पयामे आजादी, लोकमित्र आदि पत्र भी निकले जो नागरी लिपि में छपते थे, पर जिनकी भाषा हिंदुस्तानी थी। 1852 से 67 के बीच प्रकाशित मजहरुल सरकार, ग्वालियर जेठ, सर्वहितकारक, सूरज प्रकाश, भारत खंडामृत, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिक, रतन प्रकाश, विद्याविलास आदि हिंदी उर्दू के द्विभाषिक पत्र थे। समाचार सुधावर्षण 1854 हिंदी का पहला दैनिक पत्र था जो हिंदी और बांग्ला में प्रकाशित होता था। इन पत्रों में भारतेंदु बाबू द्वारा प्रकाशित कविवचन सुधा 1867 का विशेष महत्व है। इसके बारे में अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है कि यद्यपि हिंदी भाषा के प्रेमी उस समय बहुत कम थे, तो भी हरिश्चंद्र के ललित लेखों ने लोगों के जी में ऐसी जगह कर ली थी कि कवि वचन सुधा के हर नंबर के लिए लोगों को टकटकी लगाए रहना पड़ता था। इससे यह अनुमान करना असंगत न होगा कि हिंदी के पाठकों की संख्या में थोड़ी बहुत वृद्धि हो रही थी। कुछ बाद में चलकर हिंदी में बिहार बंधु, हिंदी प्रदीप, सार सुधानिधि, ब्राह्मण आदि साहित्यिक पत्र प्रकाशित होने शुरू हुए जिन्होंने हिंदी पाठक वर्ग के विकास में योग दिया। पर पाठक वर्ग के विकास में सर्वाधिक योगदान देवकीनंदन खत्री द्वारा प्रकाशित साहित्य लहरी तथा गोपालराम गहमरी और किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा प्रकाशित क्रमशः जासूस और उपन्यास आदि पत्रिकाओं ने किया, जिनमें तिलस्मी, जासूसी और रूमानी कथाएं प्रकाशित होती थी। 20वीं शताब्दी में प्रकाशित सरस्वती, छत्तीसगढ़ मित्र, सुदर्शन, वैश्योपकारक, इंदु, मर्यादा आदि मासिक पत्रिकाओं का हिंदी कहानी के विकास में अभूतपूर्व योगदान है। 4.5 19वीं शताब्दी में हिंदी कथा पुस्तकों का प्रकाशन नागरी लिपि में जिन प्रारंभिक कथा पुस्तकों के प्रकाशन का पता चलता है, उनमें बैताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी, प्रेम सागर, राजनीति और चंद्रावती व नासिकेतोपाख्यान उल्लेखनीय हैं। इन कथा पुस्तकों की भाषा की पहचान के संबंध में थोड़ा बहुत मतभेद है, पर मोटामोटी रूप से उसे हिंदी मानने में कोई विरोध नहीं है। ध्यान देने की बात है कि ये कथा पुस्तकें सामान्य कथा प्रेमी पाठकों के लिए नहीं, ऐसे पाठक उस समय थे भी नहीं, बल्कि हिंदी सीखने वाले अंग्रेज पदाधिकारियों के लिए मुद्रित कराई गई थी, जिनका मूल्य समकालीन हिंदुस्तानियों की क्रय शक्ति को देखते हुए बहुत ज्यादा था। सिंहासन बत्तीसी का मूल्य प्रति पुस्तक 16 रुपये और बैताल पचीसी का मूल्य प्रति पुस्तक 13 रुपये रखा गया था, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। ये पुस्तकें सरकार द्वारा खरीदी जाती थी और हिंदी सीखने वाले सिविल सर्विस के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाती थी। यह स्थिति लगभग 1885 तक बनी रही। सामान्य पाठकों को ध्यान में रखकर बैताल पचीसी का पहला मुद्रण संभवतः 1839 में हुआ था। सिंहासन बत्तीसी के विभिन्न संस्करणों के प्रकाशन काल से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसे 1840 के बाद पाठकों में विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई। 1840 से 70 की अवधि में सिंहासन बत्तीसी के कम से कम 13 और 1870 से 80 के बीच कम से कम 14 संस्करण प्रकाशित हुए। बैताल पचीसी को भी 1840 के बाद ही सामान्य पाठकों के बीच लोकप्रियता प्राप्त हुई। 1840 और 1870 के बीच इसके कम से कम 21 संस्करण उपलब्ध होते हैं, जबकि इसके पूर्व इसके केवल 2 ही संस्करण प्रकाशित हुए थे। हिंदी की एक बहुत ही उल्लेखनीय कथा पुस्तक सैयद इंशा अल्लाह खां रचित रानी केतकी की कहानी है, जो लिखी तो 1803 के आसपास गई थी,
पर प्रथम बार मुद्रित हुई 1847 के बहुत दिन पहले किसी पन हरिराम द्वारा। यह सूचना इसके दिसंबर 1846 के द्वितीय मुद्रण के अंत में दी गई है। इस सूचना में यह भी बताया गया है कि बहुत लोगों को ठेठ हिंदी बोली में इन दिनों कहानी पढ़ने की चाह रहती है। इससे यह अनुमान करना संगत है कि 1885 तक हिंदी पाठक वर्ग के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। 1850 के बाद हिंदुस्तानी समाचार पत्रों की संख्या में वृद्धि से भी इसकी पुष्टि होती है। 1850 से 1880 की अवधि में रानी केतकी की कहानी के हिंदी पाठकों में लोकप्रिय होने के अन्य प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। रानी केतकी की कहानी यद्यपि हिंदी की पहली मौलिक, लिखित और मुद्रित गद्य कथा है, पर यह आधुनिक अर्थ में न उपन्यास है, न कहानी। यह मध्यकालीन सूफी प्रेमाख्यानों की पद्धति पर रचित गद्य कथा है, जिसमें अतिलौकिक तत्वों, फारसी कथानक रूढ़ियों तथा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों से भरी एक प्रेम कहानी है। कथा के बीच बीच में सूफी प्रेमाख्यानों की शैली पर नायिका के नक्शिक सौंदर्य तथा वैवाहिक तैयारियों का अतिशयोक्तिपूर्ण और वस्तुप्रिगणनात्मक वर्णन मिलता है। समकालीन जीवन के यथार्थ से, जो उपन्यास बटा कहानी की प्रथम पहचान है, इसका कोई संबंध नहीं है। रानी केतकी की कहानी 1803 से लेकर 1869 तक हिंदी में कोई दूसरी मौलिक गद्य कथा नहीं लिखी गई। फोर्ट विलियम कॉलेज से प्रकाशित सभी गद्य कथा पुस्तकें बैताल 25, सिंहासन 32, प्रेम सागर आदि अनुवाद थी। प्रेम सागर का मुद्रण भी पहले पाठ्य पुस्तक के रूप में ही हुआ था और उसकी कीमत 13 रुपये रखी गई थी। 1885 तक प्रेम सागर सामान्य जनता के बीच नहीं पहुंचा था, पर बाद में विशेष रूप से 1869 के बाद कलकत्ता, बम्बई, पटना, दिल्ली, मेरठ, आगरा, प्रयाग, काशी आदि स्थानों से इसके अनेक संस्करण सामान्य पाठकों की मांग पर प्रकाशित हुए। सामान्य पाठकों के लिए अनूदित कथा पुस्तकों के प्रकाशन का प्रचलन भी 1840 के लगभग आरंभ हुआ। 1838 से 59 की अवधि में किस्सा हातिमताई, कथासार, मनोरंजन इतिहास, किस्सा चहार दरवेश, सूरजपुर की कहानी, धर्म सिंह का वृत्तांत, वीर सिंह का वृत्तांत, वामा मनरंजन, शुक बहत्तरी, लड़कों की कहानी आदि कथा पुस्तकें प्रकाशित हुईं और तत्कालीन पाठकों के बीच लोकप्रिय भी हुईं। 1860 में डैनियल डीफो कृत रॉबिन्सन क्रूसो का पन बद्रीलाल कृत रॉबिन्सन क्रूसो का इतिहास प्रकाशित हुआ, जो हिंदी का पहला अनूदित उपन्यास कहा जा सकता है। यह अनुवाद अंग्रेजी से नहीं बल्कि बैंगला से किया गया था और हिंदी पाठकों के बीच पर्याप्त लोकप्रिय भी हुआ था। सन 1867 में जॉन बन्यन कृत पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का यात्रा स्वप्नोदय शीर्षक अनुवाद प्रकाशित हुआ। यह अनुवाद ईसाई पादरियों द्वारा धर्म प्रचारार्थ प्रस्तुत किया गया था और इसके कई संस्करण हुए थे। 1868 में उर्दू से गुलबकावली का अनुवाद प्रकाशित हुआ, जो बाद में हिंदी पाठकों में बहुत लोकप्रिय हुआ। 1861 से 70 के दशक में नल प्रसंग, नया काशीखंड, राजदूतों की कथा, फूलमणि और करुणा का वृत्तांत, शनैश्चर जी की कथा, सिकंदर शाह पातशाह के शहजादे रमन शाह का किस्सा, प्रहलाद चरित, बुद्धि फलोदय, कृष्ण जन्मखंड, हिंदी सलेक्शंस, रामाश्वमेध, तीन देवों की कहानी आदि अनूदित कथा पुस्तकें प्रकाशित हुई। इसी झाड़-झंखाड़ के बीच 1870 में देवरानी जेठानी की कहानी, पंग गौरी दत्त, के रूप में एक नया फूल खिला, जो हिंदी उपन्यास का आरंभ बिंदु सिद्ध हुआ। ध्यान रखें कि शीर्षक में कहानी शब्द होने पर भी यह आधुनिक अर्थ में कहानी नहीं है।
देवरानी जेठानी की कहानी की रचना उपन्यास के रूप में नहीं, बल्कि बालिकाओं के लिए उपयोगी पाठ्यपुस्तक के रूप में हुई थी। अब तक हिंदी क्षेत्र का मध्यवर्गीय पाठक इतना सक्षम नहीं हो पाया था, नहीं हिंदी का लेखक इतना सक्षम और सजग था कि अंग्रेजी और बैंगला से प्रेरणा ग्रहण कर उपन्यास की रचना करता। सरकारी सहायता से देवरानी ठानी की कहानी का लेखन और मुद्रण हुआ। बाद में इसी तरह की दो और पुस्तकें, वामा शिक्षक 1872 और भाग्यवती 1877 लिखी गईं। इनका मकसद था स्त्री शिक्षा का विकास और आदर्श स्त्री चरित्र की प्रस्तुति। स्त्री उद्धार भारतीय नवजागरण का प्रमुख मुद्दा था, जिसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति इन कथा पुस्तकों में हुई। संयोगवश यही इनके उपन्यास होने की पहचान बन गई। मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण तो इनमें आनुषंगिक रूप में ही हुआ है। वस्तुतः इन रचनाओं के समय मध्यवर्गीय हिंदी लेखक और पाठक वर्ग अभी अपनी निर्माण की प्रक्रिया में ही था। लेखकों का एक वर्ग बाबू हरिश्चंद्र के नेतृत्व में निर्मित हो रहा था। राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर राष्ट्रभाषा के रूप में निज भाषा की उन्नति का जी तोड़ प्रयास चल रहा था। इन लेखकों के सपने के भारत को एक समृद्ध गद्य भाषा की आवश्यकता थी, जो खड़ी बोली हिंदी के रूप में ही संभव थी। अतः बाबू हरिश्चंद्र और उनके सहयोगियों को निर्णय लेने में विलंब नहीं हुआ और उन्होंने खड़ी बोली गद्य को समृद्ध करने का बीड़ा उठा लिया। जब भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने पहली बार 1875 उपन्यास पद का प्रयोग किया या एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जगबीती लिखने का प्रयोग किया, उस समय उन्हें कदाचित इस बात का ज्ञान नहीं था कि देवरानी जेठानी की कहानी के रूप में उपन्यास का जन्म हो चुका है। भारतेंदु के समय में ही उनके सहयोगी बालकृष्ण भट्ट ने सायास रूप में उपन्यास लेखन का प्रयास आरंभ किया 1878। यद्यपि तब भी उपन्यास के लिए जरूरी पाठकवर्ग का निर्माण नहीं हो पाया था। भारतेंदु काल के लेखकों ने मध्यवर्गीय पाठकों की मांग पर नहीं, बल्कि देशहित से प्रेरित होकर हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए उपन्यास लिखे। इनमें से कई तो तुरंत या बाद में भी प्रकाशित भी नहीं हो सके और जो प्रकाशित हुए उन्हें लेने वाला कोई नहीं था। अतः हिंदी उपन्यास के उदय का संबंध मध्य वर्ग से न के बराबर ही माना जा सकता है। 4. 6. कहानी के विकास में पत्र-पत्रिकाओं की भूमिका। छोटी कहानी के विकास के साथ पत्र-पत्रिकाओं का संबंध प्रायः अनिवार्य रूप से जुड़ा है। अमेरिका में छोटी कहानियां अधिकतर पहले पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में ही प्रकाशित हुईं। इस तथ्य ने ब्रेट होल्ट, किपलिंग, मार्क ट्वेन आदि की कहानियों में पत्रकारिता सुलभ स्थानीय चित्रण को प्रोत्साहित किया। रवींद्रनाथ ठाकुर ने 1891 से 95 में अपनी लगभग 40 कहानियां स्वयं द्वारा संपादित साधना नामक मासिक पत्र में प्रकाशित की थी। हिंदी में शुरू में ऐसा नहीं हुआ। भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिकाओं में, जो प्रायः लेखकों द्वारा ही साहित्य प्रेम की प्रेरणा से निकाली गई थी, धारावाहिक रूप में उपन्यास का प्रकाशन तो होता था, पर स्वतंत्र और स्वयं में पूर्ण उपाख्यान जैसी रचनाओं के प्रकाशन का कोई प्रयास नहीं दिखाई पड़ता। 1891 से 1900 के दशक में प्रकाशित होने वाली प्रमुख व्यावसायिक पत्रिकाओं हिंदी बंगवासी, बालमुकुंद गुप्त, साहित्य लहरी, देवकीनंदन खत्री, जासूस, गोपाल राम गहमरी। उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी आदि में भी बड़े आकार की कथाएं ही उपन्यास के नाम पर धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो रही थी। 4.6 एक हिंदी कहानी और सरस्वती आकार में छोटी कथा का तनिक बड़े पैमाने पर प्रकाशन पहली बार सरस्वती से ही शुरू हुआ। सरस्वती हिंदी की एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान से निकलने वाली पहली साहित्यिक पत्रिका थी, जिसका लक्ष्य धन कमाना भले न हो,
आर्थिक नुकसान उठाना भी न था। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कथा से बढ़कर कोई और माध्यम नहीं हो सकता, इसकी जानकारी इंडियन प्रेस के बंगाली मालिक को भली भांति थी। बैंगला में प्रवासी, साधना आदि पत्रिकाओं की सफलता का रहस्य वे जानते थे। हिंदी में भी देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी आदि के उपन्यासों के कारण एक कथा प्रेमी पाठक वर्ग का उदय हो रहा था, इसकी जानकारी भी उन्हें थी। सरस्वती इन्हीं सब परिस्थितियों की उपज थी। यही कारण था कि सरस्वती के पहले ही अंक से आख्यायिका नाम से छोटी कथाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया। यह भी एक रोचक तथ्य है कि उपन्यास की तरह इन छोटी कथाओं के लिए बैंगला में प्रचलित पद छोटो गल्प या गल्प पद नहीं अपनाया गया, जबकि पत्रिका के स्वामी बंगाली थे। आख्यायिका पद के साथ एक सुविधा यह थी कि उसका परंपरागत संबंध ख्यात कथा से था, जिसकी रचना आसान भी थी और शासन की टेढ़ी नज़र से बचने का पर्दा भी। सरस्वती के पहले ही अंक में प्रकाशित गोस्वामी जी की इंदुमती और 1902 में प्रकाशित गुलबहार ख्यात कथा पर ही आधारित आख्यायिकाएं हैं। 1903 में सरस्वती के संपादक पद पर नियुक्त महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रकाशित कथाएं भी ख्यात की कोटि में ही आती हैं। इन ख्यात कथाओं के साथ साथ कल्पनाप्रसूत कथाएं भी सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। 1900 में ही सरस्वती में प्रकाशित केशव प्रसाद सिंह कृत चंद्रलोक की यात्रा, कश्मीर यात्रा और आपत्तियों का पर्वत नामक कथाएं कल्पनाप्रसूत ही थी। यद्यपि वैज्ञानिक चेतना और यात्रा पर आधारित तथा राजनीतिक स्वतंत्रता और समाज सुधार के उल्लेख के कारण उनमें आधुनिक छोटी कहानी की झलक अनायास ही आ गई है। माधव प्रसाद मिश्र कृत पुरोहित का आत्मत्याग, माधवराव सप्रे कृत एक टोकरी भर मिट्टी, मास्टर भगवान दास कृत प्लेग की चुड़ैल, गिरिजादत्त वाजपेयी कृत पंडित और पंडितानी, रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय, बंगमहिला, राजेंद्र बाला घोष कृत कुंभ में छोटी बहू और दुलाई वाली आदि कहानियां भी कल्पना प्रसूत की कोटि में ही आएंगी। उर्दू की कथा परंपरा से आने वाले नवाब राय ने भी ख्यात और कल्पनाप्रसूत दोनों ही प्रकार की कहानियों लिखीं, पर नाम इनका आख्यायिका ही चलता रहा। केवल नवाब राय ने अपनी कहानियों के लिए कहानी पद का प्रयोग किया। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में हिंदी में आधुनिक कहानी विकास के प्रथम चरण के रूप में अस्तित्व में आ गई। 4.6 दो हिंदी में छोटी कहानी का उद्भव और प्रारंभिक रूप 20वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदी क्षेत्र के लेखकों का जो थोड़ा बहुत संबंध यूरोपीय छोटी कहानी से बना, वह बैंगला और अंग्रेजी के माध्यम से ही। पहले सरस्वती में और बाद में इंदु, मर्यादा, माधुरी, विशाल भारत आदि पत्रिकाओं में बैंगला गल्पों के अनुवाद और रूपांतर प्रकाशित होते रहे। अंग्रेजी के माध्यम से तोल्स्टॉय, गोगोल, मोपासो, चेखव, ओ हेनरी आदि की कतिपय प्रसिद्ध कहानियों के अनुवाद भी दूसरे तीसरे दशकों की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। इन सबसे हिंदी के लेखक प्रेरित प्रभावित हुए, पर हिंदी लेखकों को कहानी लिखने की प्रेरणा भले ही अंग्रेजी या बैंगला से प्राप्त हुई हो, उनके सामने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी की कथाख्यान परंपरा का विशाल रिक्त भी था। संस्कृत से आधुनिक हिंदी कहानी के विकास का कोई क्रमबद्ध इतिहास नहीं है। खड़ी बोली आधारित हिंदी गद्य का इतिहास भी बहुत पुराना और समृद्ध नहीं कहा जा सकता। 19वीं शताब्दी के आरंभ में मुद्रण यंत्रों के बढ़ते उपयोग के फलस्वरूप परंपरा से चली आती मौखिक कथा को मुद्रित होने का लाभ मिला और पहली मौलिक गद्य कथा रानी केतकी की कहानी, जिसकी रचना 1803 के आसपास ही हो चुकी थी, 1841 के दशक में प्रथम बार मुद्रित हुई।
इस बीच बहुत सी संस्कृत और फारसी परंपरा की कथाएं भी अनुदित होकर हिंदी में छपीं। पर 1900 के पूर्व शाब्दिक अर्थ में भी लघु कथाओं के प्रकाशन की कोई उल्लेखनीय परंपरा नहीं थी। रानी केतकी की कहानी के शीर्षक में कहानी पद होने पर भी यह आधुनिक कहानी नहीं है, क्योंकि इसमें घटनाएं भी हैं और समयानुक्रम में निबद्ध घटनाओं की श्रृंखला भी। इंशा की दूसरी गद्य कथा सिल्के गौहर भी कहानी के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। पूरी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मौलिक गद्य कथा का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। डा सादिक के अनुसार उर्दू में एक पृथक गद्य विधा के रूप में कहानी के प्रथम चिन्ह 19वीं शताब्दी के पहले दशक में फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध लेखकों द्वारा तैयार की गई पुस्तकों में मिलते हैं। इसके समर्थन में उन्होंने हैदर बख्श हैदरी की प्रो इबादत बरेलवी द्वारा संकलित संपादित 174 कहानियों के संकलन और भूमिका में व्यक्त उनके इस विचार का उल्लेख किया है कि इन कहानियों में लघु कथा अथवा शॉर्ट स्टोरी की कलात्मक झलकियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, पर स्वयं सादिक प्रो हैदरी के इस विचार से पूरा इत्तफाक नहीं रखते। कंपनी सरकार या ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा स्थापित प्राइमरी स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने के उद्देश्य से लिखित कुछ लघु उपदेश कथाओं के उदाहरण 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मिलने लगते हैं, पर उन्हें भी कहानी के विकास से नहीं जोड़ा जा सकता। श्रीलाल लिखित धर्म सिंह का वृत्तांत प्रका लगभग 1850 और सूरजपुर की कहानी प्रका 1853 राजा शिव प्रसाद रचित वीर सिंह का वृत्तांत प्रका 1855 वामा मनरंजन प्रका 1856 और लड़कों की कहानी प्रका लगभग 1860 पन कृष्ण दत्त लिखित बुद्धि फलोदय प्रका लगभग 1860 आदि इसी प्रकार की रचनाएं हैं। वस्तुतः हिंदी कहानी का आरंभिक रूप 20वीं सदी के प्रथम दशक कहानियों में ही देखा जा सकता है। इंदुमती, गुलबहार, चंद्रलोक की यात्रा, आपत्तियों का पर्वत, एक टोकरी भर मिट्टी, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय आदि ऐसी ही कहानियां थी। 4. 7 सारांश हिंदी कहानी की परंपरा संस्कृत प्राकृत कथा साहित्य से जुड़ी हुई है। 7वीं सदी तक यह परंपरा अविच्छिन्न दिखाई पड़ती है। बाणभट्ट की कादंबरी और हर्षचरित ने संस्कृत गद्य कथा को एक नया रूप दिया था। उसके बाद दंडी ने अपनी रचना दशकुमार चरित द्वारा इस परंपरा को समृद्ध किया। पर बाणभट्ट और दंडी के बाद कथारचना की यह परंपरा आगे नहीं बढ़ पाई। उसके बाद मध्यकाल में इस परंपरा का विकास प्रायः क्षीण हो गया। 19वीं शताब्दी में राजनीतिक परिस्थितियों के फलस्वरूप हिंदी, खड़ी बोली, गद्य और उसके साथ ही मुद्रण यंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। कथा साहित्य के विकास के लिए गद्य और उसके साथ साथ पाठक वर्ग का विकास आवश्यक था। हिंदी गद्य और पाठक वर्ग के निर्माण में मुद्रण तकनीक के आगमन, शिक्षा के प्रसार, अदालती भाषा के रूप में हिंदी की स्वीकृति, समकालीन आर्थिक स्थिति, हिंदी समाचार पत्रों के आगमन आदि की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब कथा गद्य में लिखी जाने लगी तो वह श्रव्य के साथ साथ पाठ्य होने लगी और जब मुद्रणयंत्र का आगमन हुआ तो कथा श्रव्य कम और पाठ्य अधिक होने लगी। धीरे धीरे मुद्रण तकनीक के विकास के चलते पुस्तकें सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने लगी और कथा अधिकतर पाठ्य हो चली। शिक्षा के प्रसार, आर्थिक स्थिति की बेहतरी आदि से पाठक वर्ग का प्रसार होने लगा। पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी। भारत में इस प्रकार की परिस्थितियां औपनिवेशिक शासन के बाद निर्मित हुईं। 19वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर लगभग आगामी 7 दशकों तक हिंदी पाठक वर्ग के निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी रही। 8वें दशक में हिंदी साहित्य के इतिहास में नवजागरण का परिदृश्य उपस्थित हुआ,
जिसके जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी थे। इस नवजागरण की सबसे महत्वपूर्ण परिघटना हिंदी में उपन्यास का उद्भव था। आधुनिक विधा के रूप में कहानी का आरंभ अभी नहीं हुआ था। बैंगला में छोटो गल्प के उदय, सरस्वती आदि पत्रिकाओं के पत्रिका के प्रकाशन से हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को गति मिली। जनवरी 1900 में सरस्वती के प्रथम अंक में ही प्रकाशित हिंदी की पहली मानी जाने वाली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी लिखित इंदुमती इसी का परिणाम थी। उसके बाद आख्यायिका नाम से लगभग 1 दर्जन कहानियां हिंदी की तत्कालीन साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं। अभ्यास 1। मध्यकाल में कथा लेखन की परंपरा का उल्लेख करते हुए हिंदी कहानी के उद्भव के कारणों या परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। 2। हिंदी कहानी के उद्भव में गद्य के विकास की भूमिका का निरूपण कीजिए। 3। हिंदी गद्य कथा के विकास में पाठक वर्ग की भूमिका पर प्रकाश डालिए। 4। हिंदी गद्य के विकास में मुद्रण तकनीक के आगमन का मूल्यांकन कीजिए। 5। हिंदी पाठक वर्ग के विकास में स्कूली शिक्षा के योगदान पर विचार कीजिए। 6। हिंदी गद्य के विकास में अदालतों में हिंदी के प्रवेश के योगदान का उल्लेख कीजिए। 7। पाठक वर्ग के निर्माण और हिंदी समाचार पत्रों के आरंभ के परस्पर संबंध पर प्रकाश डालिए। 8। हिंदी कहानी के विकास में पत्रिकाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए। 9। सरस्वती और अन्य पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी कहानी के विकास का परिचय दीजिए।